Good evening, dear students. Let us discuss about power in AC circuits, different types of power in AC circuits and power triangle. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर AC सर्किट में, AC परिपथ में विद्युत शक्ति AC परिपथ में कितने प्रकार की होती हैं, और इस संदर्भ में शक्ति त्रिभुज भी हम बनाएंगे और शक्ति का कैलकुलेशन भी करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट पावर इन DC। AC के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है पावर इन DC क्या होता है। DC सर्किट में पावर का कैलकुलेशन होता है P = V × I से, और इसका मात्रक होता है वाट या किलोवाट, बड़ा मात्रक, या मेगावाट और बड़ा मात्रक। ये एक ही प्रकार की पावर होती है DC सर्किट में, और इस पावर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। हेयर voltage is constant with respect to time, and this is voltage, and current is also constant with respect to time. So it is not very difficult task to find the value of power. V का मान ले लीजिए, I का मान ले लीजिए, इसका मान कांस्टेंट है, इसका मान कांस्टेंट है, गुणा कर दीजिए, यू गेट दी वैल्यू ऑफ पावर। तो ये DC में कांस्टेंट होता है, इसका मात्रक वाट या किलोवाट या मेगावाट ये होता है। सो DC में पावर का कैलकुलेशन आसान होता है, इट इज़ वेरी वेरी इजी बिकॉज इन DC वोल्टेज इज़ कांस्टेंट एंड करंट इज़ कांस्टेंट। तो करना क्या पड़ेगा, सर्किट में वोल्ट मीटर लगाइए, वोल्टेज नाप लीजिए, मीटर लगाइए और करंट नाप लीजिए सर्किट की, और दोनों का गुणनफल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा पावर। वेरी सिंपल। बट AC सर्किट में देखिए पावर इन AC सर्किट में पावर थोड़ा सा अलग है। इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम DC पावर। ऐसा क्यों होता है, देखिए AC सर्किट में ये वोल्टेज लगाया हमने, इस वोल्टेज का समीकरण क्या है, V = Vm sin ωt। आपको मालूम है साइनोसाइडल वोल्टेज लगाया सर्किट में, और सर्किट मान लीजिए कोई ऐसा सर्किट है, सपोज दिस इज अ सर्किट एंड वी हैव अप्लाइड दिस वोल्टेज V। ये वोल्टेज लगाया यहाँ पे, V = Vm sin ωt, ये लगाया। इसके वजह से इस सर्किट में करंट बहेगी, AC करंट, इसमें AC करंट फ्लो करेगी। उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I = Im मैक्सिमम वैल्यू sin ωt -φ। क्यों लिखा है, ये करंट लैग करेगी, पश्चगामी होगी वोल्टेज से। देखिए इसका वेव डायग्राम दिखाया गया है करंट का, दिस इज I एंड इट इज़ I = Im sin ωt -φ। ये एंगल फाई है, दिस एंगल इज़ फाई। करंट इज लैगिंग, करंट पश्चगामी है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द AC सर्किट्स आर दिस टाइप ऑफ AC सर्किट वेयर करंट लैग। करंट जो है वोल्टेज से अधिकांश AC सर्किट में लैग करती है। अधिकांश AC सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से पश्चगामी होती है। ऐसा क्यों होता है, अधिकांश सर्किट में मोटर होती हैं, मोटर या कॉइल होती है, कुंडली। तो कॉइल में होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है वो करंट को लैग करा देता है, लैग पश्चगामी बना देता है। इसी वजह से अधिकांश सर्किट जो होती हैं AC सर्किट, उनमें करंट पश्चगामी होती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक करंट लैगिंग करंट ही ज़्यादातर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये करंट लैग कर रही है, पश्चगामी है। एंड इफ़ यू ड्रा दी फेजर डायग्राम, then phasor diagram for RMS value of voltage and current is like this. Voltage is taken as reference phasor and current is taken as lagging with angle phi एंगल से पश्चगामी है, लैग कर रही करंट। ये फेजर डायग्राम है। अब ये देखिए वोल्टेज का मान देखिए कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ चेंजिंग साइनोसाइडली। ये कांस्टेंट है नहीं है। करंट जो है उसकी वजह से जो पैदा हुई है सर्किट में, उसका मान भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी चेंज हो रही है, इट इज़ आल्सो चेंजिंग। तो पावर जब निकालेंगे, पावर क्या होता है, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज इज़ चेंजिंग, करंट इज़ चेंजिंग, दोनों चेंज हो रहे हैं। वोल्टेज का मान चेंज हो रहा है, करंट का मान भी चेंज हो रहा है। तो पावर जो है वो चेंज होता रहेगा हर क्षण।
एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पावर इज चेंजिंग, हर समय पावर चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रहा है। सो पावर इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पावर लेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस पावर लेंगे, पी फॉर पावर, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक पावर। किसी क्षण पे पावर कितनी होगी सर्किट में, उस क्षण पे वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू उस क्षण पे करंट इंस्टेंटेनियस करंट। ये स्मॉल आई का मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, स्मॉल वी का मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, बी एम साइन ओमेगा टी, ये रख दीजिए। इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये रख दीजिए, गुणा कर दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। कितना हो जाएगी, ये वी एम, ये आई एम, ये साथ रख लीजिए, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये हो गया। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर है, ये क्षण पे, किसी क्षण पे, ये किसी क्षण पे पावर है, दिस इज पावर एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये कितना होगी, वी एम आई एम अपान 2 कर दीजिए यहाँ, और ऊपर गुणा कर दीजिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया अपान 2, ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ये 2 साइन ए, सपोज ए, दिस इज बी, 2 साइन ए साइन बी के रूप में है ये। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू वी एम आई एम अपान 2, ये बाहर ले लीजिए, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा कॉस 5, इसको सॉल्व करने पे आएगा कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये आएगा, ये कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 ये आया। अब यहाँ 2 टर्म आ रहे हैं, 2 टर्म ब्रैकेट में 2 टर्म आ रहे हैं, वी एम आई एम अपान 2 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग विथ वी एम आई एम अपान 2 हेयर। सो इंस्टेंटेनियस पावर, किसी इंस्टेंट पे जो पावर होगी वो होगी वी एम आई एम अपान 2 इंटू कॉस 5, ये गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, माइनस इसको मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो ये हो गया वी एम आई एम अपान 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये 2 टर्म आ गए, वी हैव टू टर्म, वन टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस। इस टर्म को अगर आप देखेंगे तो इस टर्म में सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं, क्योंकि वोल्टेज जो दिया गया है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये चेंज नहीं होता है, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होता है जब तक कि वोल्टेज सोर्स ही ना चेंज कर दें। सो इट इज़ कांस्टेंट, वी एम कांस्टेंट है। और इसमें सर्किट में अगर ये पैरामीटर आर और एल ना चेंज करें तो आई एम का मान भी देखिए, ये भी कांस्टेंट होता है, दिस इज़ आल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट होता ही है। और इसमें जो फाई होता है, फाई ये भी कांस्टेंट होता है अगर आर और एल का मान ना चेंज करें। इफ़ वी आर नॉट चेंजिंग दिस देन फाई इज आल्सो कांस्टेंट, जो कि अधिकांशतः हम चेंज नहीं करते हैं सर्किट में। तो ये देखिए दिस इज़ आल्सो कांस्टेंट, तो ये भाग नियत है, दिस इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये भाग तो कांस्टेंट है लेकिन ये ओमेगा टी जो है ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो है डबल फ्रिक्वेंसी का ये जो है ये पार्ट, इसकी फ्रिक्वेंसी डबल है, जो आपके वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी या करंट की फ्रिक्वेंसी है उसकी तुलना में इसकी फ्रिक्वेंसी 2f है, क्योंकि यहाँ 2 ओमेगा आया है। तो ये डबल फ्रिक्वेंसी का ये जो है ये पावर होगा, ये वाला भाग। तो इसको आप इंस्टेंटेनियस पावर है किसी क्षण पे, तो इसको आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर निकाल लीजिए, कहाँ तक निकालेंगे, 2 पाई तक, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 पाई, वी एम आई एम अपान 2 कॉस 5 इंटू डी ओमेगा टी के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दीजिए समाकलन, और उसमें बेस लेंथ ये कितना है 2 पाई, से भाग दे दीजिए, एक साइकिल के लिए निकाला जा रहा है इसको। एक साइकिल की बेस लेंथ कितनी होती है 2 पाई, और ये लिमिट कितनी होगी 0 से 2 पाई, ये इसको इंटीग्रेट कर दिया ओमेगा टी के सापेक्ष, और इसमें लिमिट रख देंगे। इसी तरह दूसरा भाग जो है ये इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 पाई तक, और बेस लेंथ कितना है 2 पाई, इंटीग्रेट कर दीजिए वी एम आई एम अपान 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी ओमेगा टी, ये इसको ओमेगा टी के सापेक्ष इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 0। आप इसको करके देख लेना, ये आएगा 0। ये भाग हमने बताया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट रखते हैं तो वो उतना ही रहता है, सेम, इट इज़ सेम। तो ये क्या है, एवरेज निकाला हमने, एवरेज औसत पावर। अभी ये इंस्टेंटेनियस पावर थी तात्क्षणिक, इसका आप कर्व ड्रा कर सकते हैं, डबल फ्रिक्वेंसी का होगा। ये एवरेज पावर है, औसत
एवरेज पावर कितना आई, Vm/2 cos phi, सेकंड टर्म हो गया, दिस टर्म इज 0, सो Vm/√2 लिख सकते हैं इसको Im/√2 लिख सकते हैं इंटू cos phi, ये Im/2 को Vm/√2 इंटू Im/√2 इंटू cos phi ये लिख सकते हैं। अब ये एवरेज पावर है P एवरेज, तो P एवरेज जो है ये कितना हो जाएगा, Vm/√2 Vrms, दिस इज RMS, Im/√2 मतलब IRMS इंटू cos phi दिस। ये पावर का फार्मूला हो गया। तो आपको AC में पावर का फार्मूला याद रखना चाहिए, वो P = VI नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने DC में लिखा था ना P = VI, बट इन AC दिस इज़ नॉट द केस, इट इज़ P = VI cos phi, ये याद रखिएगा। AC में पावर का फार्मूला ये होता है। इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में बता दें। P क्या है, एवरेज पावर है, काइंडली रिमेंबर दिस इज एवरेज पावर, औसत मान है पावर का। V क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस ये वोल्टेज जो दिया है उसका RMS वैल्यू है। I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट, करंट जो बह रही सर्किट में उसका RMS मान है, वर्ग माध्य मूल मान है। एंड फाई क्या है, फाई कलांतर है। देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में कलांतर है, कलांतर फेज डिफरेंस, दिस इसके बारे में बात कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, कलांतर बोलते हैं इसको। cos phi क्या है, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक। इसके बारे में आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। सो दिस इज दी पावर इन AC सर्किट, दिस इज दी फार्मूला फॉर पावर इन AC सर्किट। सो रिमेंबर दिस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट इन दी कैलकुलेशन ऑफ पावर इन AC सर्किट, वी यूज़ दिस फार्मूला। इसको यूज़ करेंगे हम लोग AC सर्किट में पावर को कैलकुलेट करने में। ये फार्मूला है AC में पावर का। DC में पावर का फार्मूला क्या है, P = V × I, AC में P = V × I × cos phi। अब DC में जो पावर था हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो एक ही प्रकार का पावर होता है DC में, वो पावर होता है P = VI। बट AC में पावर 3 प्रकार की होती हैं, काइंडली रिमेंबर। पहली पावर को बोलते हैं अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। दूसरा होता है एक्टिव पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक शक्ति, रियल पावर भी कहते हैं इसको, ट्रू पावर भी कहते हैं इसको डिनोट करते हैं P से। तीसरी शक्ति होती है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इट इज डिनोटेड बाय Q, लेटर Q। तो 3 तरह की पावर AC में होती हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। पावर इन AC दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति बोलते हैं इसको। दूसरी एक्टिव पावर, इसको वास्तविक शक्ति या रियल पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं, एक्चुअल पावर भी कहते हैं, वाटफुल पावर भी कहते हैं। देयर आर सेवरल नेम्स फॉर दिस पावर। तीसरा रिएक्टिव पावर, प्रतिघातित शक्ति, प्रतिघातित शक्ति, ये कौन है शक्ति है, वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर, वास्तविक शक्ति। ये कौन है, ये आभासी शक्ति। इनके बारे में बात करते हैं। पहले इनको समझ लीजिए एक एग्जांपल से। ये मान लीजिए लेस का पैकेट है जिसमें आप चिप्स खरीदते हैं, आपने पैसा दिया है किसके लिए, फुल पैकेट के लिए। तो ये जो फुल पैकेट है इट इज़ लाइक अपैरेंट पावर। ये पैकेट इतना जगह है, इतने के लिए आपने पैसा कितने के लिए दिया है, यू हैव गिवन मनी फॉर दिस, इतने के लिए आपने माना है कि इतना भरा है, इतना भरा है इसमें लेस पैक चिप्स। ये है अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति। आपको आभास इतने का है कि इतना है चिप्स इसमें, कितने का आभास हो रहा है आपको कि कितना चिप्स है इसमें, इतने का। इसको KVA बोलते हैं, मात्रक होता है इसका मात्रक होता है VA या KVA या MVA। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। इसका मात्रक होता है वाट, किलोवाट, मेगावाट। इसका मात्रक होता है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या MVAR, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वी विल डिस्कस
अभी लेटर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो केवीए क्या है, ये अपरेंट पावर के तुल्य है, अपरेंट पावर जैसा कि मतलब आपने जो पे किया है कितने के लिए, इतने के लिए, यू हैव पेड फॉर दिस, सो ये इतने का आपको आभास हो रहा है कितना है, दिस इज अपरेंट पावर, लाइक अपरेंट पावर। अब इसमें से इतना भाग तो एयर भरा हुआ है, उसमें एयर भरा है, एयर मतलब उसमें हवा है, वो चिप्स है ही नहीं है, सो दैट इज़ लाइक रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर है, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, दिस इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू, ये तो आपके लिए काम का नहीं है ना, इस भाग में कुछ नहीं है जो आपके लिए यूज़फुल हो, इसमें एयर है, दैट इज़ लाइक रिएक्टिव पावर। इसका मात्रक देखिए केवीएआर। ये भाग जो है, ये रीजन देखिए, यहाँ से नीचे ये भाग में चिप्स है, यहाँ पे चिप्स है जो कि आप खाएंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे, यहाँ चिप्स है, सो दैट इज़ यूज़फुल फॉर यू, दिस पार्ट इज़ यूज़फुल फॉर यू, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव पावर और किलोवाट, सो दिस इज़ लाइक एक्टिव पावर विच इज़ यूज़फुल फॉर यू। ये जो आपके लिए उपयोगी है, जो भाग, वो जो जिस भाग का आप उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो आपने पे किया था लेकिन आप उस पे किए हुए का इतना भाग ही है जो आपके लिए उपयोगी है, तो वही होता है एक्टिव पावर की तरह। और जो भाग आपके लिए उपयोगी नहीं है वो भाग है रिएक्टिव पावर की तरह है, जो आप यूज नहीं कर पाते हैं, जो आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है, उसका कोई आपके लिए लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, इसके रहने ना रहने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ ये सी दिस एग्जाम्पल, ये आपने सपोज लिया विस्की, बियर, ये बियर का कितना, ये जो है यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको कहा गया कि दिस इज़ 1 पैक, दिस इज़ 1 पैक। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया कि ये पूरा फुल है, देखिए यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक है, यहाँ तक, ये आपने ये पकड़ा हुआ है मग सपोज। अब देखिए ये जो है, ये भाग पे आपने कितने के लिए किया है, फुल के लिए, फुल के लिए आपने पे किया है, सो इट इज़ लाइक केवीए, ये इट इज़ लाइक अपरेंट पावर, ये अपरेंट पावर की तरह है। मतलब आपको इतने का आभास होगा कि आपने इतना लिया था, इतना आपको दिया गया था, इतना के लिए आपने पे किया था, बट इसमें से इस बैग में देखिए इतना भाग तो आपको, देखिए ये भाग, दिस इज फोम, यहाँ तो फेना है, या आप पिएंगे तो इसके लिए आप इसको कहाँ पिएंगे, ये तो फेना है, इसको आप पी नहीं पाएंगे, इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, यू हैव पेड फॉर दिस, यू हैव पेड फॉर दिस पार्ट, बट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, जबकि आपने पे किया है इसके लिए, पूरे के लिए। सो दिस इज़ लाइक रिएक्टिव पावर, केवीएआर, ये दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसका आप कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए कोई फ़ायदे का नहीं है, ये आपके लिए किसी प्रकार से उपयोग में नहीं है, दिस इज़ लाइक रिएक्टिव पावर। सो रिएक्टिव पावर वह भाग होती है अपरेंट पावर का, इसी का वो भाग है कुल पैग का, कुल पैग जो है इट इज़ लाइक अपरेंट पावर, कुल ये जो पैकेट है इट इज़ लाइक अपरेंट पावर, उसका ये भाग जो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, जैसे ये हमने बताया एयर था, यूज़फुल नहीं है, दैट इज़ लाइक रिएक्टिव पावर, ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ये भाग, दिस इज़ फोम, सो दिस इज़ लाइक रिएक्टिव पावर, ये आपके लिए उपयोगी नहीं होता है, इसके ये आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। दिस पार्ट इज़ यूज़फुल फॉर यू, ये देखिए ये जिसका आप वास्तव में उपयोग करते हैं, दैट इज़ लाइक रियल पावर, दैट इज़ लाइक एक्टिव पावर, दैट इज़ लाइक ट्रू पावर, दैट इज़ लाइक किलोवाट। तो ये किलोवाट, ये जो कि इसका मात्रक है, ये यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्टिव पावर, सो दिस इज द यूजफुल पार्ट, दिस इज लाइक दिस चिप्स जो आपने यूज़ किया वो क्या है, किलोवाट, या एक्टिव पार्ट या यूजफुल पार्ट। तो इसका ये भाग जो है यूजफुल है और ये भाग यूजफुल नहीं है, कुल कितना है ये, तो वैसे यहाँ भी है, अपरेंट पावर इज द टोटल पावर, सम पार्ट ऑफ दैट अपरेंट पावर, उसका कुछ भाग जो है एक्टिव है और कुछ भाग जो है रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव भाग वो है जो आपके लिए उपयोगी नहीं है और एक्टिव भाग वो है जो आपके लिए उपयोगी है, यू आर यूजिंग दैट पार्ट, सो दैट इज यूजफुल फॉर यू, दैट इज कॉल्ड एक्टिव, एंड दैट पार्ट दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव,
ये भाग जो यूज़ नहीं हो रहा है वो रिएक्टिव है, जो भाग यूज हो रहा है वो एक्टिव है। तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो भाग है ये रिएक्टिव भाग ना रहे, पूरा का पूरा भाग रियल पावर रहे, मतलब पूरा फुल भरा रहे, जितने के लिए आप पे कर रहे हैं। यू आर पेइंग फॉर दिस, आपने पे कितने के लिए किया, इतने के लिए आपने चिप्स पे किया था, इसके लिए पूरे के लिए। तो आप क्या चाहते हैं, ये भाग ना रहे या ये भाग जीरो रहे, ये भाग मिनिमम रहे। वैसे यहाँ भी चाहेंगे ये भाग मिनिमम रहे, ये भाग मिनिमम रहे, तो मैक्सिमम होगा ये भाग बढ़ेगा, इसका ये भाग बढ़ेगा तो आपके लिए जो यूज़फुल है दैट इज़ मोर, उपयोगी भाग ज़्यादा है, अनुपयोगी भाग कम है। यहाँ जैसे 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 ये बढ़ेगा उपयोगी भाग ज़्यादा होगा, अनुपयोगी भाग कम होगा। तो आप जो पैसा देंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा। यहाँ तो आप जैसे जैसे ये नीचे आएगा, फॉर्म ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो वैसे वैसे यू आर वेस्टिंग मनी बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दैट, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं। तो ऐसा पैग हो जिसमें इतना ही रहे बियर, बाकी फॉर्म भरा रहे, वो अच्छा है, या ऐसा पैग रहे जिसमें ये पूरा भरा रहे, थोड़ा सा फॉर्म रहे, सो दैट इज़ बेटर ऑप्शन। सो वी वांट रिएक्टिव पावर लेस, वी वांट एक्टिव पावर मोर बिकॉज एक्टिव इज यूजफुल, दिस इज यूजफुल। ये उपयोगी वाला भाग है, ये अनुपयोगी वाला भाग है। सो लेट अस ट्राई टू डिफाइन अपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। व्हाट इज अपरेंट पावर? अपरेंट पावर ये क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ टोटल अवेलेबल पावर, total available power in any AC circuit called apparent power। तो अपरेंट पावर क्या है? टोटल अवेलेबल पावर। जैसे ये है अपरेंट पावर, ये कुल जो है स्पेस देखिए इसमें कितना है, ये दैट इज़ लाइक अपरेंट पावर। इसको देखिए, इसको दिस पैक, यहाँ टोटल जो टोटल ये दिस, ये कुल, इट इज़ लाइक अपरेंट पावर। और सर्किट में जो होता है, सर्किट में ये आपने वोल्टेज दिया, ये तार है जा रहा है, दिस इज फेज न्यूट्रल, अंदर सर्किट है, तो यहाँ पे आपने कुछ वोल्टेज दिया होगा, यहाँ कुछ करंट जा रही है, तो ये टोटल जो होता है अपरेंट पावर, ये वोल्टेज और करंट का सीधा गुणनफल होता है। इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ V एंड I। तो अपरेंट पावर क्या है? इसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर कैसे पता चला अपरेंट पावर कितना होती है? इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखे थे, S = VI, ये होता है अपरेंट पावर। तो इसका मात्रक कितना होगा? मात्रक क्या होगा? V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर। ये VA मात्रक होता है अपरेंट पावर का, और ये VA छोटा मात्रक है, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो किलो वोल्ट एम्पियर ऐसा लिखा हुआ आप पाएंगे इन्वर्टर वगैरह पे, ट्रांसफार्मर वगैरह पे, KVA। और बड़ा मात्रक MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर। किलो में 1000 से गुणा कर देंगे तो MVA हो जाएगा। सो 1 MVA इक्वल टू 10⁻³ KVA इक्वल टू 10⁻6 VA। ये होता है इनमें रिलेशन, ये होता है अपरेंट पावर। ये टोटल अवेलेबल पावर होती है। जो सर्किट में वोल्टेज होता है और करंट होता है, उसका RMS मान होता है, उसका गुणनफल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये हो गया अपरेंट पावर। दूसरा होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या है? ये जो हम अभी उदाहरण दे रहे थे, ये भाग देखिए अपरेंट पावर का ही ये भाग है। कुल तो अपरेंट पावर ही है। कुल देखिए यहाँ पे स्पेस इतना है, कुल जगह कितना है? इतना। ये कुल तो ये है ना, कुल ये है टोटल। इसी का कुछ भाग एक्टिव है, कुछ भाग रिएक्टिव है। तो एक्टिव पावर क्या है? द पार्ट ऑफ अपरेंट पावर, द पार्ट ऑफ
अपरेंट पावर, ये अपरेंट पावर का ही भाग है। डूइंग सम यूजफुल वर्क, ये जो उपयोगी है आपके लिए, विच इज यूजफुल फॉर यू, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर। इसको रियल पावर भी कहते हैं। दिस इज यूजफुल, यहाँ चिप्स है जो यूजफुल है, दैट इज एक्टिव पावर। तो ये एक्चुअल सर्किट में क्या होता है, एक्टिव पावर जो आप वोल्टेज देते हैं उससे आप कुछ काम लेते हैं। सपोज आपने वोल्टेज दिया, इस सप्लाई ऑन किया, अगर आपने फ़ैन चलाया तो वो कन्वर्जन हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। इट इज़ डूइंग यूजफुल वर्क। आपने वोल्टेज दिया, बल्ब ऑन किया, बल्ब ने क्या किया, बल्ब में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया किसमें, लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में हो गया। सो इट इज़ सम यूजफुल वर्क, ये वर्क हो रहा है। आपने हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हीटर ने क्या किया, ऊष्मा पैदा कर दिया, गर्म हो गया, तो क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में। सो इट इज़ सम यूजफुल वर्क, यही है एक्टिव पावर। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी प्रेस में, वो प्रेस गर्म हो गया, आपने उसको यूज़ किया कपड़ा प्रेस करने में। सो दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, ये आपके लिए यूजफुल वर्क हो रहा है। सो यही होता है एक्टिव पावर। दिस इज एक्टिव पावर विच इज़ डूइंग सम यूजफुल वर्क, जो उपयोगी कार्य करता है परिपथ में, एसी परिपथ में, वही एक्टिव पावर होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है जो आपके लिए यूज़फुल है, दिस इज़ यूज़फुल, ये इसी का भाग है, अपरेंट पावर का ही भाग है। सो इसको डिनोट करते हैं कैसे, कॉल्ड एक्टिव पावर। एक्टिव पावर के बहुत से नाम हैं, हम बता चुके हैं। इसको कौन कौन से नाम से जानते हैं, रियल पावर और ट्रू पावर, ट्रू वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर, यूजफुल पावर, वाटफुल पावर, एक्चुअल पावर। सो देयर आर सेवरल नेम्स ऑफ एक्टिव पावर। अगर इन नामों से बुलाया जाए तो आप समझिए, सब यू मस्ट कंसीडर दैट इट इज़ एक्टिव पावर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको डिनोट करते हैं पी से। ये होता है वी आई कॉस फाई, अभी जो हम बात कर रहे थे वो एक्टिव पावर ही होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं, वी आई कॉस फाई, इसका मात्रक होता है वाट। बल्ब पे आप देखते हैं वाट लिखा रहता है, छोटा मात्रक है। हीटर पे लिखा रहता है ना, और बड़ा मात्रक किलोवाट, ये बड़ा मात्रक है, 1000 गुना ज़्यादा। एंड मेगावाट, ये पावर स्टेशंस पे लिखा रहता है। सो दिस इज़ लार्जर यूनिट, कमर्शियल यूनिट, बिग यूनिट। ये मीडियम रेंज का यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। यही रिलेशन ऐसे इसमें भी होता है। 1 मेगावाट में 10 टू पावर 3 किलोवाट होता है और 10 टू पावर 6 वाट होता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 मेगावाट, 1 किलोवाट एंड 1 वाट। तो ये 1 मेगावाट में 10 टू पावर 6 वाट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव पावर। हम हमेशा प्रयास करते हैं अपरेंट पावर का ये जो भाग है ज़्यादा से ज़्यादा रहे। वी वांट टू इंक्रीज दिस पार्ट बिकॉज दिस इज यूजफुल, वी वांट टू इंक्रीज दिस पार्ट बिकॉज दिस इज यूजफुल, सो दिस इज डिजायरेबल। ये भाग जितना अधिक होगा रिएक्टिव पावर उतना कम होगी। जो अनुपयोगी है हमारे लिए, जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो कम होगा। तो हम जो पैसा दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर दिस, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। वी आर यूटिलाइजिंग मैक्सिमम। अगर ये अपरेंट पावर है और इसका पूरा भाग एक्टिव पावर है, इफ़ इट इज़ फुल एक्टिव पावर, पूरा यहाँ तक बियर है फुल, तो दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चॉइस, बेस्ट कंडीशन। हम पे कर रहे हैं इस चिप्स के लिए इतना, और अगर फुल चिप्स हो इसमें, दैट इज़ बेस्ट कंडीशन। वही एक्टिव पावर पूरा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, दैट इज़ डिज़ायरेबल कंडीशन। तीसरा देखिए, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर विच इज़ डिनोटेड बाई Q, एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाई P, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। एंड अपरेंट पावर इज डिनोटेड बाई S, ये हमने बताया था P। ये रिएक्टिव पावर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। दिस पार्ट इज रिएक्टिव विच इज़ नॉट यूजफुल,
ये भाग रिएक्टिव है जो यूज़फुल नहीं है, आपके लिए उपयोगी नहीं है। सो दी पार्ट ऑफ अपरेंट पावर, ये अपरेंट पावर का ही भाग है, कुल का ही ये भाग है, कुल जो है उसी का ये कुछ भाग है। दी पार्ट ऑफ अपरेंट पावर which is doing no useful work। called reactive power। प्रतिघातित शक्ति क्या है? आभासी शक्ति का वह भाग जो कोई उपयोगी कार्य नहीं करता है, उसको प्रतिघातित शक्ति कहते हैं। यह आभासी शक्ति है, कुल उपलब्ध शक्ति, किसी ऐसी परिपथ में कुल उपलब्ध शक्ति को आभासी शक्ति कहते हैं। एक्टिव पावर क्या है? आभासी शक्ति का वह भाग जो उपयोगी कार्य करता है, उसे एक्टिव पावर या वास्तविक शक्ति कहते हैं। प्रतिघातित शक्ति क्या है? आभासी शक्ति का वह भाग जो कोई उपयोगी कार्य नहीं करता है, उसे प्रतिघातित शक्ति कहते हैं। द पार्ट ऑफ ऑपरेंट पावर विच इज़ डूइंग नो यूजफुल वर्क कॉल्ड रिएक्टिव पावर। आभासी शक्ति का वह भाग जो कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहा है, जो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, उसे प्रतिघातित शक्ति कहते हैं। जैसे कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, दिस इज अनडिजायरेबल, वी डोंट वांट दिस, वी वांट दिस होल, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। ये पूरा एक्टिव पावर अपरेंट पावर के बराबर हो, हम ऐसा चाहते हैं। ये पूरा चिप्स भरा हो, दैट इज इक्वल टू अपरेंट पावर एंड एक्टिव पावर, दे आर इक्वल। वी डोंट वांट दिस रिएक्टिव पावर, दिस इज अनडिजायरेबल। रिएक्टिव पावर कहते हैं इसको, ये उपयोगी नहीं होता है, हमारे लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं करता है। तो ये होता कैसे है? अपरेंट पावर तो देखिए टोटल अवेलेबल पावर है, वी और आई का आरएमएस वैल्यू गुणनफल। एक्टिव पावर कहाँ होता है, कहाँ जाता है, हम बता दिए हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज़ करते हैं आप, फ़ैन चल रहा है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर दिया। पंप चल रहा है, मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर दिया मैकेनिकल में। ट्यूब रॉड जल रहा है, बल्ब जल रहा है, CFL जल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया लाइट में, तो यूज़ हो गया। ये एनर्जी यूज हो रही है, खर्च हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। या आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उससे आपने हीटर ऑन कर दिया, वर्क हो रहा है, ऊष्मा मिल रही है। आपने प्रेस गर्म किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के, ऊष्मा मिल रही है, दैट इज़ डूइंग सम यूजफुल वर्क, यूटिलाइजेशन हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो रिएक्टिव पावर कहाँ जाता है? देखिए सर्किट में 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, R, L और C। ये जो जाता है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है वो यूज होती है, खर्च हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन जो यहाँ जाती है ये एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके बारे में आपको मालूम है अच्छे से। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, इंडक्टर आल्सो स्टोर्स एनर्जी। तो ये क्या होता है, AC वोल्टेज जब आप देते हैं तो ये चार्ज होता है तो एनर्जी लेता है। इंडक्टर चार्ज होता है, कैपेसिटर तो एनर्जी लेता है। तो इंडक्टर चार्ज होता है तो एनर्जी लेता है, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक एनर्जी में। ये इंडक्टर अपने मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो आइडियल इंडक्टर है तो वो पूरी एनर्जी रिटर्न कर देता है, आइडियल कैपेसिटर है तो पूरी एनर्जी वो रिटर्न कर देता है डिस्चार्ज होते समय। तो ये क्या होता है, जब चार्ज होता है तो एनर्जी लेता है, डिस्चार्ज होता है तो एनर्जी उतनी पूरी लौटा देता है। जब ये चार्ज होता है तो एनर्जी लेता है, डिस्चार्ज होता है तो पूरी एनर्जी लौटा देता है। तो ये जो पावर जा रही है ड्यूरिंग चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग में पावर का फ्लो इधर हो रहा है, डिस्चार्जिंग में पावर का फ्लो इधर हो रहा है। इट इज़ फ्लोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फोर्थ एंड बैकवर्ड। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, बिकॉज दिस पावर रिएक्ट्स ऑन इटसेल्फ। ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर टेक्स पावर, during discharging it returns back, during charging inductor takes power, during discharging it returns back। तो पावर का फ्लो कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ये अपने पे रिएक्ट कर रहा है, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ।
it reacts on itself because during charging it takes power, during discharging it returns that power. चार्ज होते समय इंडक्टर और कैपेसिटर लेते हैं पावर, डिस्चार्ज होते समय पूरा लौटा देते हैं अगर आइडियल हैं तो ये जो पावर है इससे कोई उपयोगी कार्य नहीं हो रहा है, इससे कोई उपयोगी कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है किसी अन्य रूप में, जैसे कि यहाँ कन्वर्ट होके यूज हो जाता है पावर, एक्टिव पावर। ये पावर यूज नहीं हो रही है, ये कन्वर्ट नहीं हो रही है, किसी अन्य रूप में यूज नहीं हो पा रही है, सो इससे कोई उपयोगी कार्य नहीं हो रहा है। सो दैट पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, दिस पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। इसी पावर को कहते हैं प्रतिघातित शक्ति। प्रतिघातित शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रतिघातित एलिमेंट होते हैं ना, XC, XL, L और C और L, इनकी वजह से ये पावर होती है। अगर सर्किट में C नहीं है, कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों नहीं हैं, तो ऐसे सर्किट में ये रिएक्टिव पावर 0 होगी, उसमें रिएक्टिव पावर होने का कोई चांस नहीं है। बिकॉज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्टिव पावर? दिस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये या तो अकेले होगा तो होगी पावर रिएक्टिव पावर, या दोनों होंगे तो रिएक्टिव पावर होगी, दोनों में से एक भी होगा तो रिएक्टिव पावर होगी, या दोनों होंगे तो भी रिएक्टिव पावर हो सकती है। सो ये रिएक्टिव पावर के लिए जिम्मेदार होते हैं L और C। क्यों? क्योंकि चार्जिंग के समय पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, डिस्चार्जिंग के समय पावर को पूरी रिटर्न कर देते हैं। तो ये पावर का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, किसी रूप में यूज नहीं होता है, ये पावर फ्लो होती है, सर्किट की तरफ जाती है, फिर सर्किट से जब चार्जिंग के समय जाती है, डिस्चार्जिंग के समय सर्किट से वापस सोर्स की तरफ आती है। सो दिस पावर रिएक्ट्स ऑन इटसेल्फ, अपने पे ही रिएक्ट करती है, इसीलिए इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। इट फ्लोज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फोर्थ एंड बैक। So this power is called reactive power because it is doing no useful work. It is not useful for us like this. हमारे लिए कोई ये उपयोगी नहीं है, जैसे कि ये उपयोगी नहीं है, ये जैसे ये रिएक्टिव पावर। वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस दिस, हम हमेशा इसको घटाने का प्रयास करते हैं। इसको डिनोट करते हैं Q से, इसका मान होता है कितना? VI sin phi। ये याद रखिए फार्मूला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला है, एक्टिव पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला है VI cos phi। V क्या है? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। I क्या है? RMS वैल्यू ऑफ करंट। साइन फाई क्या है? ये फाई जो है, ये फाई आपको मालूम है, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, फेज डिफरेंस VI, यही एंगल है फाई, इसका साइन कंपोनेंट, इसको रिएक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। ये दिस इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव कंपोनेंट। ये V RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड cos फाई, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। फाई क्या है? फेज डिफरेंस है दोनों के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक, और ये इस घटक को कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। तो ये मात्रक होता है VAR। तो कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे आप पावर लिखा हुआ जब देखेंगे, पावर रेटिंग, तो वाट और किलोवाट नहीं लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा VAR। अब बड़ा कैपेसिटर या बड़ा इंडक्टर है तो उस पर पावर लिखा रहेगा kVAR। बहुत बड़ा इंडक्टर, बहुत बड़ा कैपेसिटर है तो उस पर लिखा रहेगा MVAR। उस पर किलोवाट नहीं लिखा रहेगा, उस पर VA नहीं लिखा रहेगा, उस पर MVA नहीं लिखा रहेगा। सो काइंडली रिमेंबर, कैपेसिटर और इंडक्टर पे पावर रेटिंग लिखी रहती है VAR, kVAR, MVAR। ये पावर होता है कैपेसिटर की या इंडक्टर की, ये रिएक्टिव पावर होती है। दिस इज रिएक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर एंड रिलेशन इज सिमिलर। 1 MVAR इक्वल टू 10 to power 3 kVAR इक्वल टू 10 to power 6 VAR। ये इनके बीच में रिलेशन होता है, आपको याद रखना चाहिए, यू शुड रिमेंबर। कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे पावर की रेटिंग ऐसे ही लिखी जाती है, VAR, kVAR या MVAR में, ना कि किलोवाट वाट में, ना कि VA kVA में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं हमेशा कि एक्टिव पावर ज़्यादा हो ताकि अपरेंट पावर का उपयोग ज़्यादा हो। हम चाहते हैं ये भाग ज़्यादा हो ताकि हम जो पैसा पे कर रहे हैं उसका ज़्यादा अच्छा यूज हो। हम चाहते हैं ये भाग ज़्यादा हो चिप्स इसमें ताकि पैसा जो पे कर रहे हैं उसका भाग ज़्यादा यूज हो। हम चाहते हैं कि ये भाग ज़्यादा हो एक्टिव पावर ताकि जो पैसा देंगे हम इसका, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग हम उपयोग कर डालें, ना कि ये भाग हो जो अननेसेसरी सर्किट में सर्कुलेट हो।
Let us now discuss a few more things about AC power in AC सर्किट। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए ये वोल्टेज है, ये करंट है, इनके बीच कालांतर देखिए। ये वोल्टेज है, दिस इज V। फेजर डायग्राम इसका ड्रा किया गया है। ये देखिए, ये फेजर देखिए, ये वाला फेजर दिस V, इसको बनाया गया है, फेजर रेफरेंस लिया गया है। ये वोल्टेज लगाया गया है मान लीजिए किसी सर्किट में, तो उसकी वजह से करंट बह रही है। सपोज ये I करंट है, दिस इज I, दिस इज I, दिस इज V एंड दिस इज I। ये I करंट बह रही है, ये करंट I बह रही है। ये इसका समीकरण कितना होगा, Im sin ओमेगा t माइनस फाई। ये क्या है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये है, ये क्या है, कालांतर है। करंट इज लैगिंग विथ एंगल फाई एंगल से ये लैग कर रहा है। ये लैगिंग है, पश्चगामी। ये अब करंट को देखिए, इसको दो घटक में रिजॉल्व कर सकते हैं। करंट वोल्टेज के बीच में कालांतर कितना है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फाई का कालांतर है। इस करंट का एक घटक ले सकते हैं इसके वोल्टेज की दिशा में। इसका घटक ले लिया वोल्टेज की दिशा में, उस घटक को क्या कहा, I cos फाई। ये घटक वोल्टेज की दिशा में है। ये करंट का घटक वोल्टेज की एक दिशा में है। दूसरा घटक जो करंट का है लिया गया है, वो वोल्टेज के दिशा से लंबवत है, लंबवत, परपेंडिकुलर। ये घटक क्या है, ये है I sin फाई। ये क्या है, ये घटक जो है ये वोल्टेज से लंब है, लंबवत दिशा में है, 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90। ये कोण 90 डिग्री है। तो इसी घटक को कहते हैं करंट का प्रतिघातित और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। दिस इज द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज एक्चुअल करंट, दिस इज इन फेज करंट और एक्टिव करंट। एक्टिव करंट कहते हैं इसको, क्योंकि इसी की वजह से एक्टिव पावर होती है। इन फेज करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज के फेज में होता है करंट। ये करंट एक्चुअल करंट है, इसी का हमने ये रिजॉल्व किया है, इस दिशा में और इस दिशा में। सो ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव पावर के लिए जिम्मेदार होती है। ये कंपोनेंट एक्टिव पावर के लिए जिम्मेदार होती है, ये कंपोनेंट ऑपरेंट पावर के लिए जिम्मेदार होती है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ऑपरेंट पावर, एक्टिव पावर। पहले बात करते हैं एक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला दिए थे। ये होता है P इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज विद द कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज इन फेज विद वोल्टेज गिव्स यू एक्टिव पावर V इंटू I cos फाई। धारा का वह घटक जो वोल्टेज की दिशा में होता है, वोल्टेज की दिशा में कौन सा घटक है, I cos फाई। ये सो द कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज इन फेज विथ वोल्टेज। अगर ये घटक है तो एक्टिव पावर होगा, अगर ये घटक नहीं है तो एक्टिव पावर नहीं होगा। अगर ये घटक ही अकेले है तो एक्टिव पावर ही होगा पूरा। तो ये है V, इसका गुणनफल धारा के उस घटक के साथ जो उसके दिशा में है। धारा का वह घटक जो उसके दिशा में है, कौन है वो घटक, I cos फाई। इसी घटक को हमने कहा था इन फेज कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट। यही है, यही एक्टिव पावर के लिए जिम्मेदार होता है करंट का कंपोनेंट। ये कंपोनेंट का मान जितना अधिक होगा एक्टिव पावर अधिक होगा, ये कंपोनेंट का मान जितना कम होगा एक्टिव पावर उतना कम होगा। अगर ये कंपोनेंट जीरो है तो एक्टिव पावर जीरो होगी। अगर ये कंपोनेंट ही अकेले है पूरा, मान लीजिए करंट इधर ना होती, इधर, तो ये घटक जीरो होता। ये करंट पूरी अगर इधर होती इसके सीध में, तो ये फुल होता, मैक्सिमम। सो एट दैट टाइम एक्टिव पावर इज मैक्सिमम। सो P इक्वल टू VI cos फाई कैसे आया, धारा का वह घटक जो वोल्टेज की दिशा में होता है वो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर के लिए जिम्मेदार होता है। और वोल्टेज का गुणनफल अगर कर दें, वोल्टेज का गुणनफल कर दें धारा के उस घटक के साथ जो उसके दिशा में है, तो उससे मिलता है एक्टिव पावर। सो P इक्वल टू VI cos फाई। मात्रक बता चुके हैं
वाट, किलोवाट, मेगावाट। दिस दूसरा रिएक्टिव पावर, ये क्या है, रिएक्टिव पावर Q, ये है कंपोनेंट है रिएक्टिव पावर के लिए जिम्मेदार होता है। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्टिव पावर। द कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज 90 डिग्री अवे फ्रॉम द वोल्टेज, धारा का वह घटक, धारा का वह घटक, ये घटक ये है जो वोल्टेज से 90 डिग्री के अंतर पे होता है, वो प्रतिघातित शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। उसकी वजह से प्रतिघातित शक्ति या रिएक्टिव पावर होती है। तो वोल्टेज का गुणनफल अगर कर दें उस घटक के साथ जो उससे लंबवत है, 90 डिग्री पे है, इससे गुणा कर दें तो मिलता है रिएक्टिव पावर। दिस इज द कंपोनेंट विच इज 90 डिग्री अवे, दिस I sin phi, and if this component is multiplied with voltage V, then it gives reactive power. So reactive power Q equal to VI sin phi। ये मात्रा, ये फार्मूला याद रखिए, ये रिएक्टिव पावर होता है। इसका मात्रक VAR, kVAR, MVAR, ये इसका यूनिट होते हैं। तीसरा अपरेंट पावर। अपरेंट पावर में वोल्टेज का गुणनफल, अपरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं। वोल्टेज का गुणनफल करंट जहाँ भी है, जैसे भी है, जितने भी एंगल पे है, उसके साथ सीधा RMS वैल्यू का गुणनफल, उससे अपरेंट पावर मिलता है। सो करंट वेयर एवर इट इज, its multiplication with voltage gives RMS value of voltage and RMS value of current, it gives apparent power। आभासी शक्ति क्या होती है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल, RMS वैल्यू का गुणनफल। कालांतर कुछ भी हो, कोई घटक वटक लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टेक कंपोनेंट, ओनली टेक RMS वैल्यू। सो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट, देयर मल्टीप्लिकेशन गिव्स अपरेंट पावर। सो यस इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो दिस इज अपरेंट पावर। मात्रक वोल्ट एम्पियर, और बड़ा मात्रक kVA, और बड़ा मात्रक MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो दीज आर यूनिट्स ऑफ अपरेंट पावर। देखिए ये दिस इज रियल पावर या ट्रू पावर और एक्टिव पावर, दिस विच इज़ यूजफुल। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, धारा का वह घटक जो वोल्टेज के फेज में है। दूसरा ये है रिएक्टिव पावर, नॉट यूजफुल फॉर अस, दिस इज रिएक्टिव पावर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, धारा का वह घटक जो 90 डिग्री पे है, उसके साथ वोल्टेज का गुणनफल कर दें वोल्टेज से तो मिल जाता है रिएक्टिव पावर। ये अपरेंट पावर कुल क्या है, ये वोल्टेज का गुणनफल कर दीजिए धारा के साथ में, मल्टीप्लाई वोल्टेज RMS वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट, इट गिव्स अपरेंट पावर। सिंपल। तो ये फाई का मान जितना कम होगा ये घटक बढ़ता जाएगा, ये वाला, तो एक्टिव पावर बढ़ती जाएगी। फाई का मान जितना अधिक होगा ये घटक बढ़ता जाएगा तो रिएक्टिव पावर बढ़ती जाएगी। तो एक्टिव पावर ज़्यादा होगी कब, जब ये फाई का मान, इफ फाई इज लेस एक्टिव पावर इज मोर, इफ फाई इज मोर एक्टिव पावर इज लेस। अब तीन पावर की बात अभी हम कर रहे थे। तीनों पावर में एक संबंध होता है। तीनों पावर में आपस में क्या संबंध होता है, हमने बताया दिस इज टोटल पावर, दिस इज, ये है अपरेंट पावर है। इसको आप kVA कहें या MVA कहें या VA कहें, मात्रक है ना इसके। इसको आप kVAR कहें या MVAR कहें, MVAR या VAR कहें, मात्रक हैं इसके। इसको आप किलोवाट कहें या वाट कहें या मेगावाट कहें, ये मात्रक हैं इसके। तो कुल पावर ये है, ये दिस इज द टोटल पावर, दैट इज अपरेंट पावर, दिस इज अपरेंट पावर। ये पावर जो है, ये भाग जो है क्या है, दिस इज एक्टिव पावर, दिस इज एक्टिव, और ये भाग क्या है, दिस इज रिएक्टिव।
विच इज़ नॉट यूज़फुल, उपयोगी नहीं है ये उपयोगी है एक्टिव। तो तीनों पावर में संबंध अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए हमने बताया था वोल्टेज का जो फेज में कंपोनेंट होता है वो एक्टिव पावर के लिए जिम्मेदार होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पी, एक्टिव पावर को पी से डिनोट करते हैं ना, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। तो P की दिशा में एक आप फेजर खींच लीजिए इतना लंबाई का, तो ये हो गया P, ये क्या है, दिस इज P एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर किसकी दिशा में होगा, धारा के उस घटक के दिशा में जो वोल्टेज के फेज में है, ये इस दिशा में एक्टिव पावर है P, दिस इज P। इसका मात्रा किलोवाट या वाट या मेगावाट कुछ भी हो सकता है। ये दूसरा, ये कंपोनेंट किसके लिए जिम्मेदार होता है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्टिव पावर Q। तो रिएक्टिव पावर Q कितना होता है, वी आई, Q इक्वल टू वी आई साइन फाई, ये जिम्मेदार होता है रिएक्टिव पावर के लिए, साइन फाई, आई साइन फाई। तो ये है रिएक्टिव पावर। ये इसकी दिशा क्या है, ये है दिशा इसकी, आई साइन फाई की दिशा क्या है, ये। तो इसलिए हम इस दिशा में रिएक्टिव पावर को लेंगे, उससे वोल्टेज की दिशा से 90 डिग्री पे। ये वोल्टेज की दिशा ये थी, V की दिशा उससे 90 डिग्री पे ले लीजिए इसको, रिएक्टिव पावर को। ये दिस इज Q, दिस इज P। अब इनका और इनका, इसका और इसका जो सम है किसके बराबर होगा, इसके बराबर, कुल फेजर सम, क्योंकि ये फेजर राशि है, AC पावर है, फेजर है, इसकी दिशा है ये AC पावर है, इसकी दिशा है ये। तो इसलिए इनका दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो है घटक किसके लिए जिम्मेदार होता है, इसके लिए हम बताया है अभी, S इक्वल टू वी इंटू आई। सो S इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये किसकी दिशा में होगा, इसकी दिशा में, इसकी। तो यहाँ से ये जो फेजर है, ये जो पार्ट है, दिस, ये क्या है, दिस इज S। ये तो तीन पावर हम बात कर रहे थे, तीनों पावर में आपस में ये संबंध होता है। ये एंगल फाई है, दिस एंगल इज फाई, सो दिस एंगल इज आल्सो फाई, ये फाई है। ये एक त्रिभुज बना, देखिए एक त्रिभुज, दिस इज अ ट्रायंगल। ये अपरेंट पावर है, इसका मात्रक VA या KVA या MVA। ये तो तीनों पावर के बीच में संबंध को स्थापित करने वाला जो त्रिभुज होता है, उसी त्रिभुज को कहते हैं पावर त्रिभुज, शक्ति त्रिभुज। पावर ट्रायंगल क्या है, दिस इज अ ट्रायंगल विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन 3 पावर्स इन AC। 3 पावर हैं AC में, उनके बीच रिलेशन है। ये देखिए, S फेजर इक्वल टू P फेजर प्लस Q फेजर, ये है संबंध इनके बीच में, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऐसा नहीं कर सकते S इक्वल टू P प्लस Q, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है, कुल जो है ये इसका सम है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ये फेजर है। P धन Q इक्वल टू S नहीं होगा, ऐसा तब संभव है जब ये इनकी दिशा ना होती। ये फेजर हैं, इसीलिए इनका फेजर सम होगा, दिस इज फेजर सम ऑफ P, फेजर सम ऑफ P एंड फेजर सम ऑफ Q, दिस इक्वल टू फेजर S फेजर, ये इसके बराबर होंगे। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज है, OAB, एक समकोण त्रिभुज है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तीनों पावर में संबंध होता है क्या, S स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। एक्चुअल में ये संबंध होता है, एक्चुअल संबंध ये है, P का मान 10 है, Q का मान 10 है, तो S का मान 20 नहीं होगा, S का मान 20 नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। If P is 10 and Q is 10, then S equal to अंडर रूट 100, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो S इक्वल टू अंडर रूट 200 होगा।
अंडर रूट 200, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, ये तीनों पावर में संबंध होता है क्या? तीनों पावर में ये संबंध होता है। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, जैसे VA का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? इसका वाट स्क्वायर प्लस VAR स्क्वायर, ये ऐसा ये संबंध होता है। अथवा इसको किलो कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? KVA स्क्वायर इक्वल टू KW स्क्वायर प्लस KVAR स्क्वायर, ये भी संबंध है तीनों पावर में। अथवा इसको मेगा कर लीजिए MVA, तो ये भी मेगा हो जाएगा, ये भी मेगा हो जाएगा, ये VAR था, MVAR हो जाएगा, KVAR भी हो सकता है। तो VAR, तो अभी अगर इसको KVA में संबंध दिए, अभी MVA में ले लीजिए, MVA, इसका MVA ले लीजिए, सो MVA स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ मेगा ले लीजिए, मेगावाट स्क्वायर प्लस यहाँ MVAR ले लीजिए, MVAR स्क्वायर, ये। तो तीनों पावर में ये संबंध आपको याद रहना चाहिए, एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर इक्वल टू अपरेंट पावर स्क्वायर, और एक्टिव पावर फेजर प्लस रिएक्टिव पावर फेजर इक्वल टू अपरेंट पावर फेजर। फेजर सम होता है क्योंकि ये AC है, AC पावर है, दिस इज AC पावर, दिस इज नॉट DC पावर। ये DC पावर नहीं है कि आप P प्लस Q इक्वल टू S कर देंगे लाइक दिस, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। फेजर करना पड़ेगा, फेजर सम, P फेजर प्लस Q फेजर इक्वल टू S फेजर। तो तीनों पावर में ये संबंध भी होता है। अगर दो पावर मालूम है तो तीसरी पावर आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई भी दो पावर। तो यहाँ से ये देखिए, ये तीनों पावर में संबंध होता है। ये तीनों पावर के बीच में जो संबंध है ये आपको याद रहना चाहिए। समटाइम्स वी नो टू पावर एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड थर्ड पावर, दोनों वी कैन कैलकुलेट। तो ये होता है पावर ट्रायंगल, शक्ति त्रिभुज। शक्ति त्रिभुज जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, आधार, लंब, विकर्ण, बेस, परपेंडिकुलर एंड डायगोनल, उसी प्रकार से पावर में भी तीन पावर होती हैं। बेस से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव पावर को, एक्टिव पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस P, रिएक्टिव पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय परपेंडिकुलर, लंब के द्वारा प्रदर्शित करते हैं रिएक्टिव पावर को, एंड डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय अपरेंट पावर, दिस एंगल इज फाई। P प्लस Q इक्वल टू S, P फेजर प्लस Q फेजर इक्वल टू S फेजर, ये संबंध होता है। या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू S स्क्वायर, ये भी संबंध होता है इनके बीच में। सो काइंडली रिमेंबर। तो पावर आपको मालूम चल गया। अगर एनर्जी निकालना हो तो क्या करेंगे? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वेरी सिंपल। कोई अगर उपकरण है वो मान लीजिए उसका पावर है 1 किलोवाट है, अगर उसको 1 घंटे के लिए ऑन कर दिया तो 1 आवर से गुणा कर दीजिए, 1 kWh हो जाएगा। सो दैट इज़ एनर्जी, वेरी सिंपल। इसका मात्रक होता है kWh, किलोवाट आवर, एनर्जी का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा। तो पावर अगर मालूम है तो उसमें टाइम से गुणा करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है वो पावर और समय का गुणनफल होती है। इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर एंड टाइम, दैट इज़ एनर्जी E। ये शक्ति त्रिभुज इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल 3 टाइप ऑफ पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। पर्पज इज टू रिड्यूस दिस पार्ट। रिएक्टिव पावर को हम कम करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। कैसे? फाई को कम करते जाइए, फाई कम होगा। अगर S सेम है तो फाई कम होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा त्रिभुज ऐसा, तो ये बढ़ जाएगा। देखिए फाई 1 हो गया, S सेम है, ये S है, ये भी S है, उतनी ही लंबाई रहेगी। अगर तो ये छोटा होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ गया। देखिए बढ़ गया ना। और कम करिए, फाई 2 कर दीजिए, और कम करिए, देखिए ये P का मान और बढ़ गया। सेम S है, S उतना ही है, Q कम हो जा रहा है, तो Q का मान कम करेंगे तो ऑटोमेटिक P का मान बढ़ेगा। फॉर सेम
रिएक्टिव पावर सेम रखने के लिए। सो दीज आर सम रिलेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।